हाय। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। 3 लोग चुपचाप से रात के अंधेरे में कोकोनट के बाग में मिलते हैं और वो 3 लोग थे ओसुफ, जबर और शकुनी। जबर भी शूने के अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि जबर जो थे वो सलीम के अंकल थे और वो बुचर थे, कसाई थे। उनकी एक बेटी थी शिरीन। वो ये चाहते थे कि सलीम की शादी शिरीन से हो और इस वजह से उनके अंदर एक गुस्सा था जो वो शून्य की तरफ डायरेक्ट करना चाह रहे थे। शकुनी जो थे वो इस बात से परेशान थे कि एक अच्छी हिंदू लड़की थी जिसको एक बारबैरिक मुस्लिम से शादी कर ली उसने, और इस तरीके से जो आज का यूथ है वो बिगड़ता जाएगा और इन सबको अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो इन सबको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये जब हुआ तब उस वक्त फिर उन्होंने ये तय किया कि अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए और इस पूरी मीटिंग को ओसुफ ने अरेंज किया था। चुपचाप से ये तीनों खड़े हुए हैं और अब सबसे पहले जबर उस साइलेंस को ब्रेक करता है। जबर कहता है, हमको ज़रूर इस सामी का कुछ करना चाहिए। मैंने सुना है कि इसने मीनाक्षी और सलीम को भी हिम्मत दी थी कि वो इस तरीके का कदम उठा पाएँ। अगर वो इनका साथ नहीं देते तो ऐसा कभी नहीं होता। हम ऐसा होने नहीं दे सकते अब आगे। तो ओसुफ कहता है, इसीलिए तो हम यहाँ मिल रहे हैं, हमको उसका कुछ करना ही पड़ेगा, उसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, तभी मामला ठीक होगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर उसके बाद शकुनी कहता है कि हमको भी इसका कुछ करना चाहिए सामी का। ऐसे तो नहीं, हमारे यंगस्टर्स तो जो मन आए वो करेंगे, सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये जो सामी है ना, ये ज़रूर डिस्गाइज में एक मार्क्सिस्ट होगा। और मार्क्सिस्ट जो होते हैं ना, वो उनका कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई धर्म नहीं मानते, वो कोई कास्ट नहीं मानते हैं। तो ये ज़रूर मार्क्सिस्ट होगा क्योंकि M.K. नायर भी इससे कल मिलकर आए थे। ओसुफ कहता है, आप सही कह रहे हैं, मार्क्सिस्ट हो या नहीं हो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल के यंगस्टर्स जो मन में आए वो करेंगे। सलीम के फादर को तो उसने चुप करा दिया, तो आगे चल के कोई भी जनरेशन के लोग होंगे कुछ भी करेंगे, अपने रिलीजियस हेड्स के अगेंस्ट चले जाएंगे। इसीलिए हमको इस मैरिज को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है और हम शून्य को नुकसान पहुँचा के लोगों को ये मैसेज भेज सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी चाहें तो वो नहीं कर सकते। शकुनी कहता है बहुत ही सीरियस टोन में, हमको बहुत जल्दी ही कुछ करना होगा। रहते रहते इस आदमी का नाम बढ़ता जा रहा है और एक कल्ट फिगर बनने जा रहा है ये आदमी। इस तरीके से अगर हम चुप बैठे रहे तो इसका नाम बढ़ता रहेगा और ऑलरेडी लोग ये सोचते हैं कि ये कोई अवधूत हो सकता है या कोई एनलाइटेंड बीइंग है, होली मैन है। इस तरीके से इसका नाम फैल रहा है। इससे पहले कि ये चीज़ें और बढ़ें, हमें इसको जल्दी से जल्दी ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओसुफ कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आदमी को मार ही देना चाहिए, काम ख़त्म कर देना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम आधी रात में जाएंगे, उसकी जो कुटिया है उसमें तेल डाल के आग लगा देंगे। सबको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई एक्सीडेंट है और काम भी हो जाएगा। तो शकुनी और जबर जो हैं वो अपना एग्रीमेंट, अपनी सहमति देते हैं कि हाँ हमको उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर जबर कहता है कि हमको लगता है कि किसी को ना हमको इसके लिए सुपारी देनी चाहिए जो इस व्यक्ति को ख़त्म कर सके। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसका नाम है कुंजपन। वो एक धोबी था, उसने अब कपड़े धोना छोड़ के दारू पीना शुरू कर दिया है। सुबह उठता है, सुबह से दारू पीता है, तब तक पीता रहता है जब तक वो गिर नहीं जाता है। अभी कल मुझे मिला था और मुझसे कह रहा था कि आप मुझे बस 25 रुपये दे दो, मुझे दारू पीने में पिए बिना नहीं रह सकता हूँ। तो शकुनी कहता है कि अगर हमने किसी से ऐसा कहा करने को तो क्या पता वो मना कर दे और फिर लोगों को जाके बता दे, इसमें हम फंस जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वैसे ही ओसुफ बोलता है कि किसी को इसके बारे में कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह काम हम लोग खुद ही करेंगे। 3 दिन के बाद सारे सामान के साथ लैस ये तीनों लोग शून्य की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। इनके पास पेट्रोल था, माचिस थी, सारी चीज़ें थीं।
ये बिल्कुल ही रेडी थे और वहाँ कोई भी नहीं था और कोई भी इनको नहीं देख रहा था, और एटलीस्ट ये ऐसा सोच रहे थे कि कोई भी उनको नहीं देख रहा है। एक बहुत ही बड़ा उल्लू उसकी सबसे बड़ी डाल पे कटहल के पेड़ की बैठा हुआ था और उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। 3 बार वो उल्लू आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसी साउंड करती है। शकुनी घबरा जाते हैं, बोलते हैं यार ये आवाज़ तो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। औसुफ कहता है अरे यार काली उल्लू है, छोड़ो ना तुम। जबर कहता है लेकिन ये तो बिल्कुल इंसान जैसी आवाज़ थी। खैर जो भी है, हमें ये काम अब जल्दी ख़त्म करना चाहिए। मुझको ना अंदर से कंटिन्यूअस खर्राटे की आवाज़ सी आ रही है, मुझे लगता है वो अंदर ही है। शकुनी तुम जाओ आगे से दरवाजे की कुंडी लगाओ और मैं ऊपर छत पे जाके पेट्रोल डालता हूँ। शकुनी ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और ओसुफ ने एक लैडर लगाया जिससे जबर उसकी रूफ पे क्लाइम करके गया, चढ़ के गया और उसने पेट्रोल ऊपर छत पे सब जगह छिड़का। उसके बाद वो नीचे आया और उन तीनों ने मिलके पूरी दीवारों पे पेट्रोल डाला, और जो एक खिड़की थी उसमें आयरन की ग्रिल थी और वुड का फ्रेम था, तो उससे ऑब्वियसली कोई बाहर आ नहीं सकता था, तो उसके थ्रू भी उन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल हट के अंदर डाल दिया टू बी श्योर। उसके बाद एक एक करके इन लोगों ने माचिस जलाई, एक छत पे फेंक दी, एक दीवार पे, एक हट के अंदर, और तीनों ने एक साथ उस कुटिया को जला दिया। और वहाँ से थोड़ा दूर जो एक शिवजी का मंदिर था जहाँ अब कोई नहीं जाता था, तो वहाँ से खड़े होके वो देखने लगे। धीरे धीरे किसी को पता चला कि आग लग रही है, लोग आ गए। तब तक इतना हो गया था कि जो कटहल का पेड़ था उसकी भी काफ़ी ब्रांचेस जल गई थी। और फिर उसके बाद ये लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, तो जिस डाल पे वो उल्लू बैठा हुआ था वो डाल भी जल चुकी थी और अब वो उस पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो वो फिर से एक हूट देता है, एक आवाज़ निकालता है और शकुनी बिल्कुल डर जाते हैं। अरे ये उल्लू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो लगता है इसको भी हमें मार ही देना चाहिए था। तो वो ओसुफ बोले कि उल्लू बात नहीं करते हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। फिर ऊपर से एक आवाज़ आती है, मगर ये ढक्कन बात कर सकता है। इन तीनों की हवा खराब हो जाती है, ये क्या हो रहा है, उल्लू बात कर रहा है। कांपती हुई आवाज में ये लोग बोले कौन है। तो फिर वो आउल कहती है, वो उल्लू कहता है मुझको पता था कि तुम लोग मेरे पीछे आओगे, मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आओगे। मैं शून्य हूँ, मैं वॉइड हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक भूत हूँ तुम्हारे लिए। तुमको क्या लगा कि मैं जल के ख़त्म हो गया हूँगा? क्योंकि पहले जबर ये कह भी रहा था कि उसको तो जागने का भी टाइम नहीं मिला होगा, जितनी देर में वो आग कुटिया में लग गई और वो बचा ही नहीं होगा, उसको नींद में ही वो मर गया होगा, ऐसे करके कह रहा था जबर। तो शू ने बोला तुमको क्या लगा कि मैं मर गया, ख़त्म हो गया, मैं जल गया, भस्म में बना दिया तुमने मुझको। और ऐसा कहते हुए वो उस डाल से कूद के नीचे आके उनके सामने अपने रूप में खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएँ ये सब हो गया, उनको जैसे ही समझ में आता है वो वहाँ से भागते हैं एकदम और गायब हो जाते हैं। तो पीछे से शून्य चिल्लाते चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। इस तरह से हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। चैप्टर 9। आग हल्की हल्की सुलगती हुई रह गई होती है। उस जगह अब सुबह हो गई है, पुलिस आ चुकी होती है, सदा शिवान और भवानी भी वहाँ होते हैं। और जो आधा जला हुआ कटहल का पेड़ था उसके नीचे वो सुबक सुबक के रो रही होती है। वो बेहद दुखी होती है और बहुत रो रही होती है। तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है और एक आवाज़ आती है, अरे पागल लड़की, तू क्यों रो रही है? वैसे ही वो अपना सर ऊपर उठा के देखती है और शून्य वहाँ खड़े होते हैं। उनके लेफ्ट हैंड में उनकी बांसुरी होती है और अपने राइट हैंड से वो किसी तरीके से उसको गिरने से
रोक रहे होते हैं भवानी को। और वो कहती है अरे सामी आप ठीक हैं? और ये सुन के तुरंत सदाशिवन इस तरफ देखते हैं और वो भी एकदम खुश हो जाते हैं, अरे सामी आप बिल्कुल ठीक हैं। और फिर पुलिस भी वहाँ आ जाती है, सदाशिवन वहाँ आ जाते हैं और उनकी वाइफ तो वहाँ होती ही हैं, और भी जितनी भी भीड़ वहाँ पे थी वो भी उनके आसपास ही इकट्ठी हो जाती है। शून्य कहते हैं कुछ बेवकूफ़ों ने मेरी कुटिया में आग लगा दी। उनको ऐसा लगा कि मैं खर्राटे ले रहा हूँ, उन्हें मेरे खर्राटे की आवाज़ भी सुनाई दी। अपनी कल्पना को कितना ऊंचाई तक ले जाते हैं ना ये लोग। खैर छोड़ो, अब जब तक ये कॉटेज तुम वापस बनवाओगे सदाशिवन, तब तक मैं टोडी शॉप में ही सो जाया करूँगा, बोलो ठीक रहेगा? तो सदाशिवन हमेशा की तरह यस सामी। सदाशिवन कहते हैं आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आप मेरे गुरु हैं। अब मैं पहले से भी और भी अच्छी हट बनाऊंगा, इस कॉटेज को और भी अच्छा बनाऊंगा, आप प्लीज़ सामी कहीं मत जाइएगा, अपने हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं। तो एक चंदू पुलिसमैन होते हैं, वो शून्य से कहते हैं जो भी आपका नाम है, शून्यम, सामी, जो भी आपको लोग कहते हैं थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, आपने देखा था कि किसने आग लगाई है आपकी कुटिया में? किसी को देखा था आपने, या आपने खुद ही आग लगा दी है? शून्य कहते हैं बेवकूफ आदमी, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये तो दिमाग ने अनुभव करी ये चीज़। मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो शून्य हूँ, मैं वॉइड हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कौन जला सकता है? तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो। जो इंस्पेक्टर होता है वो तो बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता है, उससे कभी किसी ने इस तरीके से बात नहीं करी थी। बोले कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं है मैं तुम्हारी बॉल्स फोड़ के तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। इससे पहले कि वो आगे और कुछ कहता, M.K. नायर वहाँ पहुँच गए थे और M.K. नायर उनसे बोले कि सॉरी सर, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, आप काफ़ी थक गए होंगे, आप घर जाके रेस्ट कर लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आप अगर सर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे करता रहूँगा, मैं जान के रहूँगा कि सच क्या है। आप नहीं आए होते ना तो मैं तो इसका, तो बोले ओके ठीक है, तुमसे बाद में बात करेंगे। उसके बाद M.K. नायर शून्य की तरफ जब मुड़े तो शून्य हंसने लगे बहुत जोर के। हाँ मैं नॉर्मल नहीं हूँ, हाँ तुम्हारी अंग्रेजी भाषा में तो मुझे नट कहते होंगे, कोकोनट, बीटर नट, आलमंड नट, क्या कहते हो तुम? हाँ नट। और वो ऐसी बातें करते थे शून्य। तो M.K. नायर कहते हैं आप तो बहुत मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी सोच में पड़ जाता हूँ कि आप हैं कौन। मैं सोचता हूँ कि आप कौन हैं, तुम कौन हो? शून्य कहते हैं कैसा सवाल है ना ये, तुम कौन हो? बड़े बड़े लोग सोचते रह जाते हैं कि तुम कौन हो का जवाब क्या है। वो इसको नहीं जानते, वो शून्य को, वॉइड को, नथिंगनेस को नहीं जानते। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ज़ीरो हूँ। एक अर्धनग्न साधु ने मुझसे पूछा था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? ये शरीर मेरा है, ये दिमाग मेरा है, ये जो इसमें सोच आती है वो मेरी है, पर मैं कौन हूँ? तो मैंने ये जवाब दिया था कि तुम शून्य हो, तुम ज़ीरो हो, तुम कुछ भी नहीं हो। किसी अप्रोप्रिएट समय पे मैं आपसे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। आप मुझे बताइए कि मैं आगे वापस कब आ सकता हूँ आपके पास सामी? तुम कभी भी आ सकते हो मार्क्स के पुजारी। आई होप उसकी जो दाढ़ी है वो तुम्हें इस नथिंगनेस से बचा ले, इस अंत से, इस एनाइलेशन से, इस प्रलय से।
जाओ अपनी बाइबल पढ़ो, दास कैपिटल, बेटर स्टिल, यही तुम्हारा म्यूज़िक है। मुझे तो लगता है तुम्हें जाके वापस अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देना चाहिए। तो M.K. नायर कहते हैं, सामी मैं आपके हाथ में ना बांसुरी देख रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब अपनी बांसुरी बजाना तभी शुरू करूँगा जब आप मुझे अपनी बांसुरी दे देंगे। तो सामी कहते हैं कि सब एक सही समय पे होगा, अभी नहीं, अभी तुम जाओ। तो M.K. नायर जब जाने लगते हैं तो सदाशिवन उनसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने सार बचा लिया आज मुझको, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो मुझे पुलिस से सामी को खुद बचाना पड़ता, प्रोटेक्ट करना पड़ता, और हो सकता है कि वो मुझे खुद लॉकर में डाल देते। अगर आप नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता, आप प्लीज़ फिर ज़रूर आइएगा। तो नायर कहते हैं कि ठीक है, हाँ मैं आऊँगा, और तुमको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इस तरह से हमारा चैप्टर 9 ख़त्म होता है। चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं अब। तो लगभग 1 महीने एक टोडी शॉप के कोने में सोते रहे और दिन भर वो जैक फ्रूट ट्री के नीचे, कटहल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना देखते थे मिस्त्रियों को काम करते हुए। कारपेंटर्स उनका कॉटेज बना रहे थे, जो कि 1 रूम का कॉटेज था, और अब उसमें रेड कलर का सीमेंट फ्लोर पे लगा हुआ था, टाइल्ड रूफ थी। तो अब सदाशिवन इसको बहुत ही अच्छे तरह से बनवा रहे थे, और शून्य जो थे वो अब थोड़े सेलिब्रिटी की तरह बन गए थे। बहुत सारी कहानियाँ शहर में मंडरा रही थी उनके बारे में। जब से ये इंसिडेंस हुआ था कि आग लगने के बाद भी वो बच गए थे, तो बहुत सारी बातें चल रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जा रही थी। एक वर्जन स्टोरी का ये भी था कि किसी ने शून्य को पेड़ से उड़ते हुए बिल्कुल एक ट्रेजेक्टरी की तरह आते हुए देखा था, और फिर उसको भवानी के सामने अपनी नॉर्मल शून्य की शेप में कन्वर्ट होते हुए देखा था, और वो कसम खा खा के कह रहा था कि मैंने ऐसा देखा था, मैंने ऐसा देखा था। एक व्यक्ति कहता है, अरे नहीं, मैंने तो उसको बिल्कुल जो आग थी उसमें से एक परछाई, एक चमकती हुई परछाई की तरह वो निकला बाहर, और उसके बाद वो आके शून्य बन गए। और एक व्यक्ति ने प्रॉपर उनकी पेंटिंग बनाई कि वो बिल्कुल आग से निकलते हुए बाहर आ रहे हैं, मतलब एक ग्लोइंग आदमी की तरह। जिन्होंने उनको मारने की कोशिश करी थी उन्होंने अपने वर्जन स्टोरीज़ के बताने शुरू कर दिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मन में थैंकफुल थे कि उनको पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था शून्य ने। और कुछ लोग जो नहीं मानते तो वो कहते हैं, अरे आदमी लकी था जो बच गया, ऐसा कुछ नहीं होता ये सब। धीरे धीरे लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनने के बाद उनको देखने की इच्छा रखने लगे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस उनको देखने का मन करने लगा लोगों का, लोग इस वजह से आने लगे। और सदाशिवन इस बात से डरने लगे कि कहीं इतनी भीड़ आ रही है तो इससे कहीं सामी चिढ़ ना जाए और कहीं यहाँ से चले ना जाएं। लेकिन सामी अपने एकदम शांत थे, आराम से लोगों से मिलते थे, अपनी ब्लैक टी पिया करते थे। कई बार उनके डिस्कशंस काफ़ी गहरे चले जाते थे और कई बार लोगों की घोर बेइज्जती कर करके वो भेज देते थे। तो इस तरीके से हर तरीके की चीज़ें घट रही थी और शाम की भीड़ अब बढ़ती चली जा रही थी। आग लगने के बाद से सामी का लुक भी थोड़ा बदल गया था कि अब जो ऊपर की कॉटन की शर्ट थी वो नहीं पहनते थे, तो जो एक मुंडू था वो वही पहने होते थे। और कॉटेज भी लगभग रेडी हो गया था, तो एक रात को 10 बजे वो अपने कॉटेज में मूव कर जाते हैं। साफ़ सुथरा कॉटेज, वो मैट बिछा दी जाती है, पानी लगा दिया जाता है। सदाशिवन उनसे पूछते हैं कि सामी आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सदाशिवन ने थोड़ा विजिटर्स के लिए अब रूल्स सेट कर दिए थे, क्योंकि उनको सामी के रूटीन पता थे शून्य के। तो वो 7 बजे से पहले किसी को भी आने के लिए नहीं कहते थे 7 बजे के बाद ही आओ। और रात में 9 बजे वो पोलाइटली लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि अब आप चले जाओ, टाइम हो गया है। उन्होंने एक बैम्बू की स्क्रीन टोडी शॉप के और उस कटहल के पेड़ के बीच में लगा दी थी, ताकि उनको एक थोड़ी प्राइवेसी रहे और लोग बस उनको ऐसे करके
हमेशा घूरना और ये सब चीज़ों के डिस्टर्बेंसेस शॉप से उनको। उस रात जब 10 बजे सामी ने अपने रूम में एंट्री ली थी तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदाशिवन वापस अपने जाने लगते हैं, वैसे ही एक कुत्ते की बाहर से आवाज़ आती है। तो वो सुन के तुरंत शून्य अपनी कुटिया से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं अरे वो आ गया। तो क्या देखते हैं कि एक काला बहुत बड़ा वेल बिल्ट कुत्ता होता है और उसका एक पैर वो ऐसे करके उसने उठाया होता है और लिम्प करके मतलब लंगड़ा के चल रहा होता है वो डॉग। तो सदाशिवन उसको देखते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहीं पे शून्य जाते हैं और उनको बहुत प्यार से पैट करते हैं, बहुत अफेक्शनेटली। और फिर कहते हैं सदाशिवन से कि तुम जाके एक टोडी ले आओ और एक छोटा कटोरा ले आओ। और उससे कहते हैं कुत्ते से कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और सदाशिवन को वो बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये असली सोना है, इसका नाम है पोनू, इस कुत्ते का नाम पोनू है। और सदाशिवन फिर अपना एक टोडी और एक बाउल लेकर आ जाते हैं और वो उसमें से पीने लगता है। और शून्य कहते हैं कि अब तुम धीरे धीरे करके तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें आराम मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी टोडी वो उसके चोटल पैर पे डाल देते हैं शून्य। और उसके बाद वो सदाशिवन से कहते हैं कि क्या तुम इसको रोज़ थोड़ा खाना दे दिया करोगे। और वो पोनू से कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी चले जाया करो, रात में यहाँ पे आ जाया करो, तो यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सदाशिवन कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आराम से खाना और सब चीज़ जो भी चाहिए होगा इनको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो शून्य कहते हैं कि ठीक है, तुम इनको एक टोडी और थोड़ा सा खाना डेली रात में दे दिया करो। कटहल के पेड़ के नीचे सो जाया करना रात में और सुबह ध्यान रखना कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। फिर शून्य उससे पूछते हैं पोनू से कि तुमको अभी कुछ खाने के लिए चाहिए क्या। तो वो ऐसे करके अपना सर हिला देता है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। तो वो आराम से तुरंत उस पेड़ के नीचे सो जाता है और शून्य भी अपनी कुटिया में वापस चले जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि शून्य आसमान की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद सदाशिवन से कहते हैं कि जल्दी ही बारिश होने वाली है, तुम्हें नहीं लगता कि पोनू इस पेड़ के नीचे सोएगा तो वहाँ पे गीला हो रहा होगा तो वो नहीं सो पाएगा। तो सदाशिवन कहते हैं कि तो मैं इसके लिए जल्दी से ही कुछ बनवा सकता हूँ। तो बोलते हैं कि लेकिन तुमको ये सब काफ़ी महंगा पड़ेगा। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है सामी, मैं वैसे भी सोच रहा था कि इतनी भीड़ बढ़ने लगी है, अब लोग आपसे मिलने आने लगे हैं, तो ये जो पेड़ है इसी के अराउंड मैं एक शेड बनवा देता हूँ और वो पैसे का नहीं होगा, हम खुद ही बना लेंगे। वो हम कोकोनट की जो वो होती है पत्तियाँ और सूखी पत्तियाँ और बैम्बू से वो बन जाएगा। और एक शंभू करके भी एक बंदा था जो इस चीज़ में एक्सपर्ट था, तो उसने इस तरह से उस शेड को डिज़ाइन किया कि वो पेड़ के अराउंड जो उसका तना था उससे पूरा कवर करते हुए एकदम वाटरप्रूफ तरीके से, और उसके पूरे तरफ ये शेड बना हुआ था जहाँ लोग बैठ सकते थे। और जो पोनू था फिर वो डेली रात में वहीं उस शेड के नीचे सोने लगा। कुछ टाइम बाद वहाँ बारिश भी होने लगी। सदाशिवन खुद पोनू को रात में एक टोडी और खाना देते थे और मंडे को वो शून्य का और पोनू का खाना लेकर आते थे। कई बार शून्य खुद आके पोनू से मिलते थे, उसके ऊपर अपना हाथ फहराते थे। और सुबह बिल्कुल सूरज की पहली किरण से पहले ही पोनू वापस गायब हो जाता था। कहाँ जाता था किसी को नहीं पता। एक बार ऐसा होता है कि अब पोनू का एक रूटीन सेट हो चुका था और इवनिंग में सदाशिवन खुद उनको खाना देते थे। तो एक बार ऐसे ही खाना दे रहे थे, टोडी दे दी थी उन्होंने और कह रहे थे अरे तुम जल्दी खाओ पोनू, मुझे घर जाना है। तो एक आवाज़ आती है सब्र रखो सदाशिवन। सदाशिवन तुरंत कुटिया की तरफ देखते हैं कि उनके बिलवड स्वामी उनको बुला रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उधर कोई नहीं होता है। तो पोनू कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना तुमसे, तुम्हें सब्र रखना चाहिए। सदाशिवन कांप उठते हैं। ठीक है पहले मेरे को खाना दो, टोडी तो पी चुके थे वो, खाना दो तो वो खाना खा लेते हैं। अच्छा हाँ पानी पानी पानी, मुझे पानी दो।
वो पानी पीते हैं। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उठ के खड़े हो जाते हैं, कई बार अपना पॉट चाट रहे होते हैं वो अपना पंजा, और फिर पोनू खड़े जब हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये देखो अब चल रहा है, राग चल रहा है मेंढकों का, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा था और खूब मेंढक बोल रहे थे, बच्चे बाहर कीचड़ में खेलने लगे थे दिन में, और शून्य भी कई बार उन बच्चों के साथ जाके खेलते थे, और शून्य को बारिश बहुत पसंद थी। तो अब रात का समय था और मेंढकों की जो आवाज़ थी, उनका जो स्वर था वो एकदम चरम पे जा चुका था। तो पोनू कहते हैं कि ये मांडूक्य उपनिषद का उच्चारण कर रहे हैं ये सारे मेंढक, और देखो यहाँ एक कुत्ता इंसान को ज्ञान दे रहा है। फिर पोनू कहते हैं सदाशिवन से, सुनो सदाशिवन, ये दुनिया एक बबल की तरह है, एकदम मिराज की तरह। यहाँ पे असली और सच कुछ भी नहीं है। ये बबल ऐसा है कि कभी भी फूट सकता है। इस बात को समझो और इस मोह माया से आज़ाद हो जाओ। हम जब अपेक्षा करते हैं तभी ज़्यादा दुखी होते हैं। जो आनंदमय रहना, जो खुश रहना, हैप्पीनेस होना, वो हमारी बेसलाइन है और वो किसी भी फैक्टर से रेगुलेटेड नहीं होती है। लेकिन हम काफ़ी कुछ अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपनी खुशी को बांध के रखते हैं या उस पर डिपेंडेंट होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो हम खुश होंगे। हम किसी एक्सपेक्टेशन के चलते उस खुशी को अटैच करके रख रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फ़कीर जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो एक शादीशुदा जिम्मेदारी वाले व्यक्ति से ज़्यादा खुश रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा खुश होते हैं जिनके पास मर्सिडीज़ बेंज की और BMWs की लाइन लगी हुई है। उनसे ज़्यादा खुश कई बार जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो लोग होते हैं, जिन्हें हम फ़कीर कहते हैं। सदाशिवन थोड़े से संभाल के अपने आप को कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, तुम कौन हो? मैं एक काला कुत्ता हूँ। शून्य मुझे गोल्ड कहते हैं, पोनू कहते हैं, लेकिन हाँ, मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ और मुझे शून्य पसंद है तो मैं शून्य के ही आसपास रहना पसंद करता हूँ। दिन में मैं कहाँ जाता हूँ ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये कोई नहीं जानता और ये कोई जान भी नहीं सकता है। उसके बाद पोनू सदाशिवन से कहते हैं, अब देखो तो मुझको। और पोनू क्या करते हैं, लेविटेट करके जाते हैं और शून्य की हट पे जाके बैठ जाते हैं, फिर उससे उठ के आते हैं, फिर वापस धरती पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं, देखा तुमने? उसके बाद सदाशिवन कहते हैं, अरे बाप रे, अपने आँख मसलने लगते हैं और कहते हैं, ये तुमने कैसे कर दिया? पोनू कहते हैं, सवाल सवाल सवाल। इंसानों की यही आदत है, जब देखो तब सवाल ही पूछते रहते हैं। तुमको कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे सवाल ही गलत हैं। कुछ भी हो, तुम्हें आज जो भी हुआ है वो किसी को भी नहीं बताना है, ये तुम्हें अपने पास ही रखना है। तुम सिर्फ थाम्बी को बता सकते हो, जो कि मेरे जाने के कुछ समय बाद यहाँ पर आएगा। वो भी आया नहीं है। सदाशिवन पूछते हैं, थाम्बी कौन? बोले कि वो आएगा, बाद में आएगा। तुम सिर्फ उसको ये बात मेरे बारे में, इस आज की रात की बात बता सकते हो। तभी शून्य की आवाज़ आती है, अरे तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो, मुझे सोने दो, परेशान मत करो। तो ऐसे ही सदाशिवन अपनी फिएट में ड्राइव करके घर चले जाते हैं तुरंत, और पोनू जो है वो उनकी दीवार से, उनकी कुटिया की दीवार से लग के अपना आंखें बंद करके सो जाता है। एक बार ऐसा होता है कि एक राघवन था जिसको ये सोचते थे लोग, अरे ये तो गांजा पी के रहता है। उसने एक बार देखा कि पोनू जो है सुबह सुबह भागते हुए जा रहा है और इतनी स्पीड से गया कि फिर वो उड़ने लगा और उड़ के पहाड़ी के पीछे चला गया। इस बात को उसने सबको बोला, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, सिर्फ सदाशिवन ने उसकी बात मानी। राघवन को लोग पत्ती राघवन कहने लगे, क्योंकि वो अब हर कुत्ते को प्रोस्ट्रेट करता था और हर इवनिंग आता था पोनू को देखने और उनके सामने दंडवत होके प्रणाम करता था। वैसे ही वो हर रास्ते के कुत्ते को दंडवत होके प्रणाम करता था या उनकी बहुत केयर करता था। और इस तरह से हमारा चैप्टर
10 ख़त्म होता है। आई होप ये तीनों कहानियाँ मैंने एक साथ आपको बताई हैं, 8, 9, 10, ये आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। टेक केयर।